नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे पीआईबी के इस प्रोग्राम में, जहां पर हम पिछले हफ्ते की पीआईबी की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उन खबरों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। सारी खबरों को हम डिटेल से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहली जो आज की हमारी खबर है, ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत पर बात करती है। सबसे पहले टॉपिक चर्चा में क्यों आया है उसकी एक बार अगर हम बात करें, ये टॉपिक चर्चा में आया है क्योंकि केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य जो है वो अपने लिए निर्धारित किया है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहां पर पता होना चाहिए कि भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा टारगेट क्या है। भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा टारगेट ये है कि हमको 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करनी है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये मिशन अगर आप देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, इस मिशन के अंतर्गत 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे और उनको संचालित किया जाएगा। इसके अलावा आपको याद होगा, हाल ही में भारत सरकार की तरफ से शांति एक्ट भी पारित किया गया था। ये जो 2025 का शांति एक्ट था, इसके माध्यम से सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। यानी कि अब आपको पता है कि भारत में जो हमारा परमाणु क्षेत्र है वहां पर प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है। कुछ क्षेत्र सरकार की तरफ से जो आपका सरकारी एजेंसीज हैं उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं, बाकी सारे क्षेत्र जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। फिर अगर आप परमाणु ऊर्जा मिशन की बात करें, परमाणु ऊर्जा मिशन जो है वो भारत सरकार का एक राष्ट्रीय मिशन है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इसके उद्देश्यों में अगर आप देखें, इसका उद्देश्य है भारत के लक्ष्य को विकसित भारत के लक्ष्य का समर्थन प्रदान करना, 2070 तक हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त करने में मदद करना, स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास करना और निजी क्षेत्र और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। ये तमाम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अभी भारत में वर्तमान समय में 3 प्रकार के रिएक्टर जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। एक है आपका भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200। ये जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200 है, इसमें इसकी जो क्षमता है वो 200 मेगावाट के आसपास है। कितनी है? 200 मेगावाट के आसपास की क्षमता इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? 200 मेगावाट है। इसके अलावा एक और हम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55 है, इसकी जो क्षमता है ये 55 मेगावाट के आसपास है। कितनी है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55, इसकी क्षमता है 55 मेगावाट के आसपास। और एक हम डेवलप कर रहे हैं गैस शीतित रिएक्टर, जिसको हाइड्रोजन उत्पादन के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो आपको याद होगा, पहले हमने हमारे द हिंदू के प्रोग्राम में इस पर डिटेल से चर्चा की थी कि सरकार की तरफ से एक नया जो है परमाणु संयंत्र तमिलनाडु के कलप्पम में स्थापित किया गया था, जहां का जिसको स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का निर्माण करना था। तो यहां पर हम हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके, और इसकी जो क्षमता है वो 5 मेगावाट के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल 3 तरीके के रिएक्टर वर्तमान समय में भारत सरकार डेवलप कर रही है देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखे कि क्या कुछ जरूरी बातें हमारे सामने मौजूद हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भारत 6G अलायंस को लेकर के है। ये चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि भारत 6G अलायंस का जो है हाल ही में विस्तार आपको देखने को मिला है, और भारत 6G अलायंस में अब टोटल 90 मेंबर्स जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। इसमें अगर आप देखें, इसके सदस्यों में आपको दूरसंचार सेवा प्रदाता यानी कि आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इसके साथ साथ दूरसंचार उपकरण निर्माता, नवाचार आधारित उद्यम यानी कि स्टार्टअप्स जो है हो गए, अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान और दूरसंचार क्षेत्र के जो तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो यहां पर आपको इस पूरे कार्यक्रम के, इस पूरे संगठन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आप देखें, भारत 6G गठबंधन क्या है, इंडिया 6G अलायंस क्या है, उस पर एक बार अगर हम बात करें तो इंडिया 6G अलायंस ये उद्योग और शिक्षा जगत की नेतृत्व वाली एक संस्था है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि ये भारत सरकार की तरफ से स्थापित नहीं किया गया है। भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है लेकिन सरकार ने इसको स्थापित नहीं किया है, और कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी दूसरे देश की जो गवर्नमेंट है वो इसका हिस्सा नहीं है।
इसमें केवल आपको प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ही देखने को मिलेंगे। इसमें आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको टेलीकम्युनिकेशन उपकरण बनाने वाली कंपनियां मिलेंगी, इसमें आपको उद्योग जगत के दूसरे स्टेक होल्डर्स मिलेंगे, इसमें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपको मिलेंगे, इसमें आपको जो है स्टार्टअप्स मिलेंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहां पर आपको भारत 6G अलायंस में देखने को मिलेंगे। तो ये एक उद्योग के नेतृत्व वाली संस्था है जिसका उद्देश्य भारत में अनुसंधान, नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार और स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 6G इकोसिस्टम को डेवलप करना है, 6G पारिस्थितिकी तंत्र को डेवलप करना है। तो भारत में 6G इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से या आप कह सकते हो उद्योग की तरफ से इस पूरे मंच को लॉन्च किया गया था। ये एक सहयोगात्मक मंच है, एक कोऑपरेटिव मंच है, जहां पर आपका दूरसंचार उद्योग के प्रतिनिधि आपको मिलते हैं, जहां पर शिक्षा जगत के प्रतिनिधि आपको मिलते हैं, जहां पर आपका जो स्टार्टअप है उनके प्रतिनिधि आपको मिलते हैं, और जहां पर अनुसंधान संस्थान जो हैं उनके प्रतिनिधि आपको मिलते हैं। लेकिन किसके प्रतिनिधि नहीं है? गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों की पहचान करना, उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना और नई तकनीकों के परीक्षण हेतु एक परीक्षण मंच, एक टेस्ट बेड के तौर पे काम करना है। तो ये हमने देखा कि आपका 6G गठबंधन क्या है। गठबंधन के तहत टोटल आपको 7 कार्य समूह, 7 वर्किंग ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, जिनके नाम याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका 6G टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। तो एक बार हम नाम देख लेते हैं, केवल आपको नंबर याद रखना है कि 7 वर्किंग ग्रुप जो हैं वो आपको भारत 6G अलायंस में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? इसमें आपका 6G टेक्नोलॉजी पर एक वर्किंग ग्रुप है, स्पेक्ट्रम पर एक वर्किंग ग्रुप है, एप्लीकेशन पर एक वर्किंग ग्रुप है, उपयोग के क्षेत्र और राजस्व स्रोत पर एक वर्किंग ग्रुप है, उपकरण और कंपोनेंट पर एक वर्किंग ग्रुप है, हरित और सस्टेनेबल इनिशिएटिव पर एक वर्किंग ग्रुप है, और जन संपर्क एंड एक्सेस पर एक वर्किंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 7 वर्किंग ग्रुप इस पूरे संगठन में मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो भी टॉपर्स की अगर आप बात सुनेंगे तो वो जरूर आपसे कहते हैं कि यूपीएससी में पीवाईक्यू को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्यों इंपॉर्टेंट है? पीवाईक्यू को पढ़ना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू आपको यूपीएससी के एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद करता है। तो अगर आप पैटर्न समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी सवाल किस तरीके से पूछता है, यूपीएससी ऑप्शन कैसे बनाता है, और इसके साथ साथ यूपीएससी के ऑप्शंस में जो सवाल में ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करके आप सही जवाब तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है वो आपको पीवाईक्यू के जरिए मिलता है। तो इसी संदर्भ में हम आपके लिए किताब लेकर के आए हैं, जिस किताब में जो है आपको 2011 से लेकर के 2026 तक यूपीएससी ने जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन, उनके सॉल्व्ड आंसर्स आपको इस पूरी किताब में देखने को मिलेंगे। इस किताब के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और व्यवस्थित रूप दे सकते हैं, अपनी तैयारी में अपने जो पैटर्न्स हैं उनको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। अगर आपको किताब चाहिए तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको किताब मिलेगी, या आप जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका बात करता है प्रोजेक्ट कुशा को लेकर के। प्रोजेक्ट कुशा पर हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? सबसे पहले प्रोजेक्ट कुशा चर्चा में क्यों आया है? प्रोजेक्ट कुशा चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के निकट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से वायु में अटैक करने वाली मिसाइल कुशा का पहला परीक्षण किया है। पहला सफल परीक्षण जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला। तो ये किस तरीके की मिसाइल है? ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि इसका नाम है कुशा मिसाइल। ये जो मिसाइल डेवलप की गई है, इसका एक प्रोजेक्ट जो है वो डीआरडीओ की तरफ से संचालित किया जा रहा था, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। तो प्रोजेक्ट कुशा पर हम बात करते हैं। प्रोजेक्ट कुशा जो है ये भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर पहचान कर उनको नष्ट करना है। ये मुख्य तौर पर आपका अलग अलग प्रकार के जो खतरे भारत के सामने हो सकते हैं उन खतरों से निपटने में भारत की मदद करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर भारत के खिलाफ कोई लड़ाकू विमान अटैक करता है तो उससे निपटने में भी ये प्रणाली हमारी मदद करेगी, या भारत पर अगर मिसाइल से कोई अटैक की जाती है तो मिसाइल प्रणाली से निपटने में भी ये भारत की मदद करेगी। भारत के खिलाफ अगर मानव रहित कोई हवाई वाहन से अटैक होता है, कोई यूएवी से अटैक होता है, कोई ड्रोन से अटैक होता है, उससे निपटने में भी ये मिसाइल सिस्टम हमारी मदद करेगी। और भारत अगर भारत के खिलाफ बड़े शत्रु विमान से अटैक होता है तो भी ये मददगार होगा। उच्च गति और अधिक ऊंचाई वाले हवाई खतरे अगर भारत के सामने मौजूद हैं तो भी ये मिसाइल भारत के लिए मददगार कारगर साबित होने वाली है। तो ओवरऑल यहां पर हर प्रकार के हवाई खतरे से निपटने के लिए ये मिसाइल जो है वो भारत के लिए मददगार साबित होंगी। ये जो मिसाइल है जो आपके प्रोजेक्ट कुशा है
प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार की 3 अलग अलग दूरी वाली मिसाइलें जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं। इसमें आपको M1 देखने को मिलेगा, M2 देखने को मिलेगा, M3 देखने को मिलेगा। M1 की जो रेंज है वो आपका 150 किलोमीटर के आसपास है, M2 की जो रेंज है वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, और M3 की जो रेंज है वो 350 से 400 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और अभी तक इसका जो वर्जन है वो केवल थल सेना के लिए डेवलप किया गया है, लेकिन अभी यहां पर डीआरडीओ प्रयास ये भी कर रहा है कि इसका एक वायुसेना का वर्जन, इसको सॉरी माफ कीजिएगा, इसका एक नौसेना का वर्जन जो है वो भी जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखा। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में हमने बात की, प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो मिसाइल डेवलप की जा रही हैं उनके बारे में हमने बात की। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के अब तक क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं उनकी जानकारी भारत सरकार की तरफ से संसद में पेश की गई है। तो इसी वजह से पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे जहां पर सरकार ने संसद में कोई जानकारी दी है, क्योंकि आपको पता है संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से बहुत सारी जानकारियां संसद को या एग्जीक्यूटिव की तरफ से बहुत सारी जानकारी जो है वो लेजिस्लेचर को प्रदान की जाएंगी। तो वो जानकारियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन पर यहां पर हम लगातार बात करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहां पर चर्चा में आया है वो आदित्य L1 को लेकर के है। राज्यसभा में सरकार की तरफ से आदित्य L1 और चंद्रयान 3 मिशन की जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं उनकी जानकारी संसद के पटल पर पेश की गई है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे। यहां पर सबसे पहले आपका एक तो ये जानकारी पेश की गई है, इसके साथ साथ इन मिशनों से शुक्र कक्षीय मिशन यानी कि वीनस ऑर्बिटल मिशन, चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 5 या ल्यूपेक्स मिशन जैसे भविष्य के अभियानों की वैज्ञानिक और तकनीकी आधारशिला भी यहां पर तैयार की जा रही है। तो ये वाले मिशन कौन से हैं? ये आपके भारत के भविष्य के मिशन होने वाले हैं। तो आपका जैसे वीनस ऑर्बिटल मिशन हो गया, चंद्रयान 4 मिशन हो गया, चंद्रयान 5 मिशन हो गया जिसका नाम लूपेक्स मिशन भी है। अब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो आपका लूपेक्स मिशन है ये भारत सरकार द्वारा या इसरो द्वारा कौन सी एजेंसी के साथ मिलकर के किया जा रहा है, कौन सी एजेंसी किस दूसरी देश की एजेंसी के साथ मिलकर के हम ये लूपेक्स मिशन को कंडक्ट करने वाले हैं। तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये भविष्य के मिशन हो गए। अब एक बार सबसे पहले हम आदित्य L1 पर बात कर लेते हैं कि आदित्य L1 क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि आदित्य L1 जो है उसकी बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं। सबसे पहले आप आदित्य L1 की अगर आप बात करें, आदित्य L1 भारत का एक सौर भौतिकी मिशन है। सोलर सिस्टम जो हमारा सन है, हमारा जो सूरज है उसके स्टडी को लेकर के एक मिशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका उद्देश्य है सूर्य और सूर्य पृथ्वी संबंध का अध्ययन करना। इसे सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट पर, L1 पॉइंट यानी कि लेग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है। कहां पर? लेग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है, जहां से सूर्य का निरंतर अवलोकन किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इसको कहां पर स्थापित किया गया है? L1 पर स्थापित किया गया। इसका एक बार अगर डायग्राम भी आप देखें, इसके डायग्राम से आपको पता होगा 5 तरीके के लेग्रांज पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका सूर्य हो गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक आपको L1 यहां पर देखने को मिलेगा, L2 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, L2 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये L2 हो गया। यहां पर आपको L3 देखने को मिलेगा, ये L3 है, और इधर L4 है, ये L4 L5 इस तरफ आपको मिलेगा, और यहां पर आपको L5 मिलेगा। तो ये हो गए आपके 5 लेग्रांज पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 लेग्रांज पॉइंट यहां पर आपको याद रखने हैं। तो ये 5 लेग्रांज पॉइंट हमने देखे कि 5 लेग्रांज पॉइंट कहां कहां पर मौजूद है। अब इसमें से आपका ये जो आपके L3, L2 और L2, L1 जो है ये आपके अनस्टेबल लेग्रांज पॉइंट बोले जाते हैं, और ये जो L4 और L5 हैं ये स्टेबल लेग्रांज पॉइंट बोले जाते हैं। लेकिन इसमें भी आपका जो अधिकांश मिशन स्थापित होते हैं, अधिकांश जो आपके मिशन स्थापित किए जाते हैं वो L1 और L2 में स्थापित किए जाते हैं। इसका रीजन ये है कि आपका L1 और L2 जो है एक तो ये पृथ्वी के ज्यादा करीब है, जबकि L4, L5 और L3 जो है ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। इसका एक तीसरा रीजन ये है, L3 तो चलिए यहां तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन L4 और L5 में हम अपने मिशन जो है स्थापित नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं, यहां पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से किसी भी समय यहां पर आपका जो हमारा अंतरिक्ष जो यान है या जो हमारा सैटेलाइट है उसको खतरा हो सकता है। इसीलिए अधिकांश जो मिशन स्थापित किए जाते हैं लेग्रांज पॉइंट पर, वो लेग्रांज पॉइंट 1 और लेग्रांज पॉइंट 2 पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। ये हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आपका जो आदित्य L1 मिशन है इसकी प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या रही हैं, थोड़ा सा एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों की अगर आप बात करें, इसमें पहली बार आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इजेक्शन के
प्रारंभिक चरण का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है वो इवैल्यूएशन यहां पर किया गया, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, आपका पहली बार भूचुंबकीय तूफानों यानी कि जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स का अध्ययन यहां पर किया गया है। इसके अलावा आदित्य एल1 मिशन ने सौर प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर में लौह प्रदीप्ति यानी कि आयरन फ्लोरोसेंस का पहली बार जो है अध्ययन किया है, पहली बार उसको समझने का प्रयास किया है। अब यहां पर ये सारी चीजें तो आप जानते होंगे कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स क्या होता है, ये भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आपका फोटोस्फीयर क्या है, सूर्य, आपको पता है सूर्य जो है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड है, उसमें से एक लेयर आपका फोटोस्फीयर भी है। लेकिन एक जो पॉइंट शायद आपको नहीं पता होगा वो है आयरन फ्लोरोसेंस। आयरन फ्लोरोसेंस का क्या मतलब होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। आयरन फ्लोरोसेंस जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है। लौह प्रदीप्ति जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें सौर ज्वालाओं से निकलने वाली, सोलर जो आपकी फ्लेयर्स होती हैं, सोलर फ्लेयर्स से निकलने वाली उच्च ऊर्जा जो है, उच्च ऊर्जा एक्सरे किरणें सूर्य की निचली सतह में मौजूद उदासीन न्यूट्रल जो आपका आयरन है, आयरन के परमाणुओं से टकराती हैं। तो होता क्या है कि जब सूर्य की सतह से सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं या सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, तो अधिकांश जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ चली जाती हैं। लेकिन कुछ सोलर फ्लेयर्स ऐसी हैं जो कि अंदर की तरफ या नीचे की तरफ भी जाती हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं जब नीचे की तरफ जाती हैं तो वहां पहुंचने पर जो आपका सोलर जो फोटोस्फीयर में, सूर्य के फोटोस्फीयर में जो आयरन के परमाणु मौजूद हैं, जो आयरन के एटम्स मौजूद हैं, उन आयरन के एटम्स में टकराती हैं सोलर फ्लेयर्स, और इसकी वजह से आपको इसमें इसमें चमकाहट जो है, इसमें आपको ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिलती है और विशिष्ट एक्सरे किरणों का पुनः उत्सर्जन यहां पर होता है। तो ब्राइटनेस, आप इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि आपका आयरन फ्लोरोसेंस क्या है। आयरन फ्लोरोसेंस बेसिकली आपका सूर्य की सतह पर एक ब्राइटनेस की प्रक्रिया, एक ब्राइटनेस का फिनोमेना है। तो वो हमने देख लिया है कि आयरन फ्लोरोसेंस का क्या मतलब है। तो हमने आदित्य L1 की बड़ी उपलब्धियां क्या हैं वो देख ली हैं। अब चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करते हैं। चंद्रयान 3 जो है वो अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मिशन यहां पर बना है। भारत ने इस मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। और आपको यह भी पता होगा कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 मिशन में बहुत सारे उपकरण मौजूद हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। जैसे आपका एक चेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। चेस्ट इंस्ट्रूमेंट की फुल फॉर्म क्या है? चंद्रमा सतह उष्मा भौतिकी प्रयोग। इसने पहली बार 10 सेंटीमीटर तक तापमान को मापा है। तो सूर्य जो आपका चंद्रमा की सतह है उसके 10 सेंटीमीटर अंदर तक टेम्परेचर क्या है उसको यहां पर मापा गया है। और इसके साथ साथ आपका ऊर्ध्वाधर तापमान ग्रेडियंट को अभी यहां पर पता लगाया गया है। यानी कि जैसे अगर आप देखें तो चंद्रमा की जो सतह है उसके अंदर आप, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो यहां पर ग्रेडियंट क्या है चंद्रमा की सतह के अंदर, चंद्रमा की वर्टिकल ग्रेडियंट क्या है उसको यहां पर पता लगाया गया है पहली बार आपका चंद्रयान 3 मिशन ने चेस्ट उपकरण के माध्यम से। इसके अलावा इसमें एक APXS उपकरण भी मौजूद है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने अवतरण स्थल से निकट, यानी कि जहां पर ये पहली बार लैंड हुआ था वहां के निकट मैग्नीशियम समृद्ध खनिजों की पहचान की है। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है चंद्रयान 3 मिशन की है। इसके अलावा एक रंभा नाम से उपकरण भी इस पे मौजूद है। रंभा LP नाम से उपकरण है जिसने पहली बार दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के निकट इलेक्ट्रॉन घनत्व प्लाज्मा तापमान का प्रत्यक्ष मापन किया है। तो ये 3 बड़ी उपलब्धियां आपको चंद्रयान 3 मिशन की देखने को मिलेंगी। तो दोनों मिशन पर हमने बात कर ली है। चंद्रयान, हमने आदित्य L1 मिशन भी देख लिया है और हमने चंद्रयान 3 मिशन भी देख लिया है। तो दोनों पर हमने बात की है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक जो है हमारा वो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को लेकर के है। ये जानकारी भी सरकार की तरफ से राज्यसभा में पेश की गई, जहां पर सरकार ने बताया कि भारत के निजी क्षेत्र में 2020 के अंतरिक्ष सुधारों के बाद उल्लेखनीय वृद्धि जो है वो हमको देखने को मिली है। कुछ आंकड़े यहां पर हमको याद रखने हैं, जो आंकड़े हमारे मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मेंस के एग्जाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर आप देखिए सरकार ने जो तथ्य पेश किए हैं उन तथ्यों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 31 मार्च 2026 तक भारत में निजी निवेश, यानी कि भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 618.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका 2026 तक, मार्च 2026 तक भारत में जो प्राइवेट जो स्पेस सेक्टर है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 618 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। 14 जुलाई 2026 तक 105 प्राधिकरण, गैर सरकारी संस्थाओं, नॉन गवर्नमेंट जो आपके एंटरप्राइजेस हैं
उनको मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए जिन्होंने मंजूरी प्राप्त की है। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत में 17 अंतरिक्ष स्टार्टअप जो हैं, स्पेस स्टार्टअप जो हैं, वो काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो आंकड़े यहां पर आपको खासतौर पर याद रखने हैं कि आपका मार्च 2026 तक भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, $618 मिलियन के आसपास। और दूसरा आंकड़ा आपको याद रखना है कि भारत में 17 स्टार्टअप जो हैं वो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार के साथ अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में हमने देखा था कि भारत सरकार की तरफ से साल 2020 में भारत में बहुत सारे सुधार किए गए थे। उन सुधारों पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन 2020 में जो सुधार हुए थे उन सुधारों का परिणाम ये रहा कि भारत के स्पेस सेक्टर में आपका प्राइवेट सेक्टर जो है उसका बहुत तेजी से आगमन हुआ है और प्राइवेट सेक्टर का उभार आपको देखने को मिला है। इसमें जो सबसे मेन सुधार था, और भी सुधार थे जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे मेन सुधार था वो ये था कि भारत सरकार की तरफ से इन स्पेस का गठन किया गया था। इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। तो ये जो इन स्पेस है, ये इन स्पेस सरकार की तरफ से गठित किया गया था, जिसका प्राथमिक कार्य ये है कि भारत के जो भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट कंपनियों को इंटीग्रेट किया जा सके, प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया जा सके। तो इसके लिए सरकार की तरफ से इन स्पेस का गठन किया गया था। और भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, भारत सरकार की तरफ से 2023 में अपनी अंतरिक्ष नीति, भारतीय अंतरिक्ष नीति पेश की गई थी। इसके साथ साथ सरकार ने अपनी जो एफडीआई पॉलिसी है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसको बहुत ज्यादा लिबरल बनाया है, बहुत उदार बनाया है। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी कि इनस्पेस के अंतर्गत सरल प्राधिकरण प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई है। यानी कि अब अगर आपको इसरो के उपकरण इस्तेमाल करने हैं, अब अगर आपको भारत में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करना है, स्पेस प्राइवेट कंपनी के तौर पर, स्टार्टअप के तौर पर, तो बहुत आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसरो की सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास जो है वो यहां पर किया गया। यानी कि इसरो की अपनी जो फैसिलिटीज हैं, इसरो के अपने जो लॉन्च पैड हैं, उनका यहां पर प्राइवेट कंपनियां आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक उद्यम पूंजी कोष यहां पर स्थापित किया गया है। 500 करोड़ रुपए का प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष यहां पर स्थापित किया गया, ताकि जो कंपनियां हैं, जो आपके स्टार्टअप हैं, वो टेक्नोलॉजी को और बेहतर ढंग से स्वीकार कर सके, टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से अपना सकें। तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित किया गया है। तो बहुत सारे प्रयास वर्तमान समय में सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो प्रयास ये दर्शाते हैं कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य प्राइवेट सेक्टर को भारत के स्पेस सेक्टर में शामिल करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी को लेकर के है। ये खबर चर्चा में सबसे पहले आई क्यों है? ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत ने 20 जुलाई 2026 को WTO अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी यानी कि AFS अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी पर अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस जमा कर दिया है। और इसके साथ भारत ने औपचारिक तौर पर इस पूरे समझौते को स्वीकार कर लिया है। औपचारिक तौर पर भारत इस पूरे समझौते का पक्षकार बन गया है। भारत ऐसा करने वाला 123वां देश है। ये जो संधि है, ये समझौता 15 सितंबर 2025 को लागू हुआ था और अब तक 123 देश इस पूरी संधि के मेंबर बन चुके हैं। ये संधि इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है। ये पहली संधि है जिस संधि के अंतर्गत आपका पर्यावरणीय स्थिरता यानी कि आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्पष्ट उद्देश्य बनाने वाला WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता यहां पर आपको देखने को मिला है। समझौते के बारे में बात करते हैं। अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी के बारे में अगर आप देखें तो ये WTO के अंतर्गत एक बहुपक्षीय समझौता है, एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, जिसका उद्देश्य ऐसे हानिकारक मत्स्य सब्सिडी पर अनुशासन लगाना है जो समुद्री मत्स्य संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देती है। तो ओवरऑल यहां पर ये जो पूरा संधि है, इस पूरी संधि का उद्देश्य भारत में या दुनिया के किसी भी देश में सब्सिडी को रोकना नहीं है, बल्कि ऐसी सब्सिडी को रोकना है जिस सब्सिडी की वजह से भारत में मत्स्य पालन या जो आपका फिशरी स्टॉक है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत ज्यादा नुकसान मछलियों को देखने को मिलता है। ऐसी सब्सिडी को रोकने का काम जो है वो यहां पर इस पूरे अग्रीमेंट के माध्यम से सरकार कर रही है। इसका मूल सिद्धांत है कि सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। जब सरकार सब्सिडी प्रदान करती है तो इस सब्सिडी की वजह से आपको अवैध मत्स्य पालन देखने को मिलता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, समुद्री फिश स्टॉक जो है उसमें गिरावट आती है। इसीलिए यहां पर इसीलिए समझौता जो है वो कुछ प्रकार की सरकारी सहायता को प्रतिबंधित करता है। सारी सरकारी सहायता को प्रतिबंधित नहीं करता है, केवल कुछ प्रकार के सरकारी सहायता को प्रतिबंधित करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आपको याद रखना है वो ये है कि इस पूरे अग्रीमेंट के अंतर्गत एक्वाकल्चर
और इनलैंड फिशिंग को कंट्रोल नहीं किया गया है। इस पूरे एग्रीमेंट के अंतर्गत एक्वाकल्चर और इनलैंड फिशिंग पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। नीति का प्राथमिक उद्देश्य केवल सब्सिडी हटाना नहीं है, यानी कि सब्सिडी को पूरी तरीके से खत्म करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है हार्मफुल सब्सिडी और लाइवलीहुड सपोर्टिंग सब्सिडी के बीच में अंतर स्थापित करना, यानी कि ऐसी सब्सिडी जो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देती हो, जो कि बहुत ज्यादा मछलियों को मत्स्य जो है, जो फिश स्टॉक है उसके जो है उसके एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देती हो, और ऐसी सब्सिडी जो कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, लोगों की लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट हो। दोनों के बीच में अंतर स्थापित करना और ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाली सब्सिडी को खत्म करना और लाइवलीहुड वाली सब्सिडी को बनाए रखना, ये इस पूरे एग्रीमेंट का प्राथमिक उद्देश्य है। तो उम्मीद है आप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लेकर के है। सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के प्रमुख प्रावधानों तथा भारत आपदा संसाधन नेटवर्क की भूमिका की जानकारी संसद में प्रदान की है। तो वही संसद वाला पूरा टॉपिक है। यहां पर अगर आप देखें ये योजना क्या है, ये योजना आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी कि आपदा के दौरान जो भी हमारा रिस्क है उसको शून्य करना, उसको न्यून करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शासन के सभी स्तरों पर मुख्य धारा में लाने तथा आपदा के समय त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का आधार प्रदान करता है। यानी कि भारत में अगर कोई डिजास्टर आती है तो उस डिजास्टर के दौरान हम एक क्विक रिस्पांस दे सकें, क्योंकि आप जितनी जल्दी रिस्पांस देंगे लोगों की जीवन को बचाने की जो हमारे पास क्षमता है वो उतनी ही बेहतर होगी। जितना आप लेट रिस्पांस देंगे उतने ज्यादा लोगों की जान जाने की संभावना बनी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पॉलिसी बनाई गई है, जो योजना बनाई गई है, इसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भारत में आपका जो अगर कोई डिजास्टर आती है, कोई आपदा आती है, तो उस आपदा में हम तुरंत प्रतिक्रिया दे सके, उस आपदा में हम क्विक रिएक्शन दे सकें, और क्विक रिएक्शन के साथ साथ आपका एक कोऑर्डिनेटिव रिएक्शन दे सके, समन्वित जो एक्शन है वो यहां पर हम कर सकें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम की बात करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम जो है ये भारत की राष्ट्रीय स्तर की व्यापक आपदा प्रबंधन योजना है, जिसको पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था। पहली बार 2016 में इसको जारी किया गया था, और इसके बाद सभी हितधारकों से परामर्श करने के पश्चात 2019 में इसको अमेंड किया गया था, इसको संशोधित किया गया था। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि आपदा के दौरान जो भी आपका अगर कोई संकट आता है तो ऐसा देखिए, हम संकट को रोक नहीं सकते हैं, हम भूकंप के आने को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन भूकंप के आने पर हमको जो नुकसान होता है उस नुकसान को हम कम कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी कि आपदा तो आएगी लेकिन आपदा के दौरान जो हमें नुकसान होता है उस नुकसान को हम कम कर पाएंगे, तो ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना, केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर समन्वित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की भूमिका स्पष्ट करना, आपदा प्रबंधन को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, यानी कि जैसे जब आपके घर बनाए जाते हैं, घर बनाते समय जब हम इस बात का ध्यान रखें कि आपका भूकंप अगर आता है तो क्या हमारी बिल्डिंग जो है वो भूकंप को सहने में सक्षम होगी। तो जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जो भी हम विकास का कार्य कर रहे हैं, उस विकास के कार्य में हम ये ध्यान रखें कि इसको करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम आपदा से निपटने में भी सक्षम हों। तो ये एक इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, घर बनाते समय आपको 2 एग्जिट रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई गंभीर सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर जो है दोनों में से किसी एक एग्जिट से आप आसानी से बाहर निकल सके, जिसको फायर एग्जिट भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखने थे। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे विषय में था, वो है आपका भारत आपदा संसाधन नेटवर्क। भारत आपदा संसाधन नेटवर्क क्या है उस पर एक बार बात करते हैं। भारत आपदा संसाधन नेटवर्क एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधन सूची है, एक तरीके की लिस्ट है। क्या है इस लिस्ट में? इस लिस्ट की अगर आप बात करें, ये पूरे देश में उपलब्ध उपकरण, प्रशिक्षित मानव संसाधन और आवश्यक जो भी आपको सप्लाई चाहिए, जो भी आपको आपूर्ति चाहिए, आवश्यक आपूर्ति की एक डिजिटल अभिलेखा जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मान लीजिए आपको मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा आती है, तो अगर आपको कोई उपकरणों की जरूरत है, अगर आपको कोई सहायता की जरूरत है, अगर आपको लोगों की जरूरत है, तो वो सारी चीजें जो है वो इस पोर्टल पे मौजूद है, इस पूरे नेटवर्क पे मौजूद है। वहां पे जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस पूरे क्षेत्र में वॉलंटियरिंग के माध्यम से आप आपदा से निपट सकते हैं। तो ये एक आपको आपदा नेटवर्क के बारे में याद रखना है, भारत आपदा संसाधन नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है ये बायो E3 पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के है। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि सरकार ने अगस्त 2024 में जैव E3 नीति को स्वीकृति प्रदान की थी, और अब सरकार ने इस पूरी नीति के संदर्भ में अब तक क्या प्रगति हासिल की है उस प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसमें सबसे पहले आपका जो बायो E3 पॉलिसी है, बायो E3 पॉलिसी है, इसमें E3 का क्या मतलब है, ये सबसे पहले हमसे पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसमें E3 का क्या मतलब है। E3 के 3 जो है आपको याद रखने हैं।
एक आपका है बायो ई3 की फुल फॉर्म आपको याद रखनी ओवरऑल। बायो ई3 की फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों चीजों पर, यहां पर आपका तीनों चीजों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें आपका इकोनॉमी पर भी ध्यान दिया जाता है, इसमें आपका एनवायरमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है और इसमें एम्प्लॉयमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। तो तीनों चीजों पर यहां पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों की अगर आप बात करें, बायो ई3 पॉलिसी जो है इसकी प्रमुख उपलब्धियां अगर आप देखें तो साल 2000 से अधिक, सॉरी माफ कीजिएगा, 2000 से ज्यादा परियोजनाएं जो हैं उनको अब तक इसके तहत प्रस्तावित किया गया है और 17 जैव सुविधाओं, चाहे वो आपका बायो फाउंड्रीज हो, चाहे वो आपका बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हो, उनको यहां पर सरकार समर्थन प्रदान कर रही है। 15 जैव कृषि बुद्धिमत्ता केंद्र, बायो एआई हब जो है वो अब तक भारत में स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी उपलब्धियां आपको इस पूरे कार्यक्रम की देखने को मिलेंगी। जैव ई3 पॉलिसी या बायो ई3 पॉलिसी की अगर आप बात करें, बायो ई3 पॉलिसी का उद्देश्य भारत में उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण यानी कि बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। तो हमने देखा ई3 का क्या मतलब है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में एक बड़े लेवल पर बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका जो बायो जैव विनिर्माण है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके उद्देश्यों में अगर आप देखें तो जैव आधारित उत्पादों का विकास करना, स्वदेशी जैव विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, रोजगार सृजन करना, पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करना और आयात पर हमारी निर्भरता को कम करना। इस लिहाज से इस पूरी पॉलिसी को डिजाइन किया गया है। यहां पर एक शब्द आता है आपका बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जैव विनिर्माण। जैव विनिर्माण का क्या मतलब है, बायो मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है, वो एक बार हम देख लेते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों यानी कि जो आपके माइक्रो स्पीशीज, जो आप माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हो गए, एंजाइम हो गए, जैविक प्रणालियां हो गई, इनका उपयोग करके जब आप इन तमाम चीजों का उपयोग करके जब आप औद्योगिक स्तर पर उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं, यानी कि जैसे आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं, आप कोई दवा बना रहे हैं, आप कोई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बना रहे हैं, इन तमाम चीजों का, जैसे आपके सेल हो गए, आपकी कोशिकाएं हो गई, या आपके टिश्यूज हो गए, या आपके एंजाइम हो गए, या आपके माइक्रोब्स हो गए, इनका इस्तेमाल करके यानी कि बायोलॉजिकल चीज का इस्तेमाल करके जब आप कोई बड़े लेवल पर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसको उस पूरे प्रोसेस को बायो मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो अब उम्मीद है बायो मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आरडीआई, रिसर्च डेवलपमेंट आरडीआई फंड अंडर एएनआरएफ को लेकर के है। तो इस पे हम बात करते हैं। सरकार ने राज्यसभा में 1 लाख करोड़ के अनुसंधान विकास और नवाचार फंड यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की अब तक क्या प्रगति रही है उसकी जानकारी सरकार की तरफ से राज्यसभा में पेश की गई। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहे, तो 3 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक तौर पर इस पूरे फंड को रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की शुरुआत की गई थी। इसको बेसिकली आपका 2 संस्थाएं इसको मैनेज करती हैं। एक है आपका प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, और दूसरा है आपका जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इसको बिराक भी कहा जाता है। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इसको द्वितीयक स्तर निधि प्रबंधक यानी कि सेकंड लेवल फंड मैनेजर के तौर पर इसको मैनेज करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आपको याद रखना है। 2 इंस्टीट्यूशन आपको याद रखने हैं, एक आपका टीडीबी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, और दूसरा आपका बिराक है। इसके तहत अगर आप देखें सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया कि अब तक टोटल आपका 22 परियोजनाओं को इसके अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है और टोटल 2192 करोड़ की वित्तीय सहायता इसके तहत अब तक स्वीकृत दी गई है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें RIDF के बारे में यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के बारे में, तो ये जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड जो है इसको हमने देख लिया कि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से औपचारिक तौर पर 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत सरकार की 1 लाख करोड़ की, इसका टोटल अमाउंट कितना है, 1 लाख करोड़, कितना है टोटल अमाउंट है इसका, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की वित्तीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य हाई परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी क्षेत्र जो है, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है, वहां पर अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण यानी कि कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देना है ताकि भारत में स्टार्टअप्स डेवलप हो सकें, भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम स्टार्टअप्स डेवलप कर सकें, उसके लिए ये पूरा जो फंड है वो स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है अनुसंधान से उद्योग तक प्रौद्योगिकी का विकास करना, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश करना, निजी निवेश को आकर्षित करना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी विकसित करना है, यानी कि भारत की टेक्नोलॉजी जो है वो न केवल भारत में इस्तेमाल हो सके बल्कि उस टेक्नोलॉजी को हम दुनिया के दूसरे देशों में भी भेज सकें और दुनिया के दूसरे देशों में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब ये जो योजना है, ये जो फंड है, इस फंड के कुछ फीचर्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस फंड के फीचर्स क्या है और क्या क्या विशेषताएं जो है
वो इस पूरे फंड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। फंड की विशेषताएं अगर आप देखें तो केवल आपका वे परियोजनाएं इस पूरे फंड के तहत पात्र होती हैं जो आपका प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर यानी कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 पर होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। केवल वही परियोजनाएं, केवल वही आपके जो प्रोजेक्ट हैं इस पूरे फंड के तहत पात्र होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 पर होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 क्या होता है, हाईएस्ट लेवल्स में से एक माना जाता है। तो अब इतना हमको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 पर हैं उनको इसके तहत मंजूरी दी जाती है। इसमें आपका जो अधिकतम अमाउंट है, जो पैसा दिया जा सकता है, वो 50%, आपके प्रोजेक्ट का 50% जो है वो आपको ऋण के रूप में दिया जा सकता है, और बाकी जो पैसा है, बाकी पैसा आपके जो भी प्रमोटर्स हैं, जो भी आपके इनोवेटर्स हैं, उनको खुद लगाना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इस पर हमने बात कर ली है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन को लेकर के है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? सबसे पहले ये टॉपिक चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ ने भारत के पहले डेंगू टीके को, जिसका नाम है क्यूडेंगा, क्या नाम है? क्यूडेंगा, इस पूरे टीके को यहां पर मंजूरी प्रदान की गई है। इसको मार्केटिंग ऑथराइजेशन दिया गया है, यानी कि भारत में अब इसको बेचा जा सकता है। इसके अलावा ये टीका किसने बनाया है? ये टीका जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है टकेडा, जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है टकेडा GmbH द्वारा निर्मित किया गया है। और भारत में इसका निर्माण जो है वो टकेडा बायो फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी इसकी एक सब्सिडरी है, उसी सब्सिडरी की तरफ से इसका निर्माण भारत में किया गया है। ये टीका अगर आप देखें, ये टीका भारत में डेंगू रोग की रोकथाम हेतु स्वीकृत पहला टीका है। पहला टीका जो है यहाँ पर डेवलप किया गया है। इसके अलावा अगर आप सीडीएससीओ की बात करें यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की बात करें तो ये आपका एक राष्ट्रीय औषधि नियामक संगठन है, प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक कार्य भारत में नई औद्योगिकियों, नई जो आपकी औषधियां हैं, नए जो टीके हैं, नई जो दवाइयां हैं, उनको मंजूरी प्रदान करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत में नई दवाइयों को मंजूरी प्रदान कौन करता है, तो ये काम किया जाता है सीडीएससीओ की तरफ से। इसके साथ साथ औषधियों की गुणवत्ता की जांच करना, दवाइयों की क्वालिटी की जांच करना, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना, नैदानिक परीक्षण, आपका नैदानिक परीक्षणों का नियमन और औषधि मानकों का निर्धारण, ये तमाम काम कौन करता है? सीडीएसओ द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप क्यूडेंगा की बात करें यानी कि जो दवाई, जिस दवाई को यहां पर मंजूरी प्रदान की गई है उसके बारे में अगर आप बात करें तो ये दवाई जो है किस प्रकार की दवाई है, ये हमसे पूछा जा सकता है। ये दवाई जो है ये आपका लाइव अटेन्युएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू टीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, किस प्रकार की वैक्सीन है? ये आपका लाइव अटेन्युएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू टीका है। इसमें आपके लिए 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड आपका, एक तो लाइव इंपॉर्टेंट है, दूसरा अटेन्युएटेड इंपॉर्टेंट है और तीसरा टेट्रावेलेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लाइव की अगर आप बात करें, आपको पता है वैक्सीन बहुत प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की वैक्सीन होती है जिसमें आपका जो वायरस है वो इनएक्टिवेटेड वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार की वैक्सीन है जिसमें एक्टिवेटेड या लाइव वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेटेड या लाइव वायरस जो है वो ज्यादा प्रभावशील माना जाता है, लेकिन उसमें आपका बहुत खतरे मौजूद होते हैं। तो खतरे को कम करने के लिए जो वायरस है उसकी क्षमता को कम कर दिया जाता है। तो एक तो यहाँ पर लाइव वायरस का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा वायरस की क्षमता को कम कर दिया गया है। तो ये जो क्षमता को कम किया जाता है उसको अटेन्युएशन बोलते हैं। तो लाइव वायरस है, अटेन्युएटेड वायरस है। और टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है? टेट्रावेलेंट का मतलब ये है, टेट्रावेलेंट बेसिकली आपका जो आपका डेंगू का जो विषाणु है, डेंगू के विषाणु के आपको 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। और ये जो वायरस, ये जो आपका वैक्सीन है, ये वैक्सीन उन चारों प्रकारों पर बहुत प्रभावी ढंग से काम करती है। 4 सीरोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आपका टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, ये टेट्रावेलेंट वैक्सीन इन सभी प्रकार के जो आपके वायरस हैं उनके खिलाफ प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम है। तो उसको टेट्रावेलेंट कहा जाता है। तो हमने देखा लाइव अटेन्युएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू टीका जो है वो यहाँ पर क्यूडेंग को मान सकते हैं आप। इसके अलावा इसका एक और फीचर है कि ये कैसे बनाया गया, ये पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी से विकसित किया गया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको डेवलप किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको कैसे बनाया गया है। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक यहां पर हम देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भव्य रसायन को लेकर के, जिसकी फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। तो हाल ही में ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत प्रौद्योगिकी विकास योजना रसायन यानी कि भव्य रसायन स्कीम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना की घोषणा अगर आप देखें तो इस योजना को अनाउंस किया गया था 2026-27 के केंद्रीय बजट में हमारी
फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इस पूरी योजना को अनाउंस किया गया था। योजना के अंतर्गत देश में 3 समर्पित रासायनिक उद्यम यानी कि केमिकल पार्क जो हैं वो यहां पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि भारत के रासायनिक उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। भव्य रसायन योजना की अगर आप बात करें, भव्य रसायन योजना जो है वो एक केंद्रीय योजना है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका उद्देश्य आधुनिक साझा अवसंरचना कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त बड़े रासायनिक औद्योगिक पार्क विकसित करने हैं। यानी कि एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा और फिर उसके आसपास बड़े औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों में रसायन उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। प्लग एंड प्ले अवसंरचना का क्या मतलब होता है, इस पर एक बार हमने पहले भी चर्चा की थी। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि पार्क बनाए जाएंगे, पार्क में तमाम सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, तमाम फैसिलिटीज यहां पर दी जाएंगी और जो कंपनियां हैं उनको केवल आकर के वहां पर काम शुरू करना है। इसको कहा जाता है प्लग एंड प्ले मॉडल। कंपनियों को आकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, कंपनियों को आकर के अपना इकोसिस्टम नहीं बनाना है, सब कुछ पहले से मौजूद होगा, कंपनियों को आकर के केवल काम करना है। तो इसको प्लग एंड प्ले मॉडल कहा जाता है, जिससे उद्योगों की स्थापना और संचालन जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अपेक्षित लाभ अगर आप देखें, इससे क्या बेनिफिट हमको हो सकते हैं, इससे आपका संपूर्ण मूल्य श्रृंखला जो है उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है, वैल्यू चेन जो है उसका डेवलपमेंट हो सकता है, लागत में आपको कमी देखने को मिल सकती है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एकीकरण आपको देखने को मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार का विकास भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से कौन कौन से क्षेत्रों को फायदा होगा, एग्रीकल्चर क्षेत्र को फायदा होगा, वस्त्र उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा, औषधि क्षेत्र को फायदा होगा, निर्माण क्षेत्र को, वाहन उद्योग को और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को इस पूरे पार्क की वजह से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि बायो ईथरी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट है। पहला हमारा स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य भारत में उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है बायो ईथरी स्ट्रेन संसाधन केंद्र का उद्देश्य स्वदेशी सूक्ष्मजीवी स्ट्रेन उपलब्ध कराकर आयात पर निर्भरता कम करना है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है इस नीति के अंतर्गत केवल सरकारी अनुसंधान संस्थानों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, उसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।